नमस्कार। स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट हिंदी सेकेंड लैंग्वेज की ई क्लास में मैं फोरम मेहता आपका अभिवादन करती हूँ और एक बहुत प्रसिद्ध पंक्तियों के साथ हम आज की ई क्लास शुरू करने जा रहे हैं। पंक्तियाँ। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, भारत ये रहना चाहिए। इन पंक्तियों के द्वारा हमें समझ में आया होगा कि कुछ भारत देश की बात जो है वो यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। तो गद्य 6 भारत माता की जय। जवाहरलाल नेहरू जी इस गद्य के लेखक हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर प्राप्त करेंगे। जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म इलाहाबाद शहर में हुआ था। पंडित मोतीलाल नेहरू पेशे से वकील थे, जो जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे। जवाहरलाल की शिक्षा इंग्लैंड में हुई थी। स्वदेश आने के बाद वे गांधी जी के साथ स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। इस कार्य के लिए वे कई बार जेल गए। इनकी शक्ति, साहस एवं लोकप्रियता से आकर्षित होकर महात्मा गांधी जी ने उनमें पूर्ण विश्वास करते हुए उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने तथा आजीवन उस पद पर बने रहे। विश्व शांति के प्रखर हिमायती नेहरू जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे कुशल राजनीतिज्ञ, गंभीर विचारक तथा सफल साहित्यकार थे। मेरी कहानी, विश्व इतिहास की झलक, भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। भारत माता की जय गद्य का सारांश देखेंगे हम। प्रस्तुत लेख में अनपढ़ ग्रामीण लोग भारत माता की जय का नारा जिस रास्ते पर खड़े खड़े लगाते थे, उसे रास्ते पर से लेखक जल्दी से जा रहे थे। उनको दिल्ली जाकर गाड़ी पकड़नी थी। रात का समय था। सड़क पर आदमी और औरतों की भीड़ हाथों में मशालें लेकर बैठी थी। उनसे बातचीत किए बिना जाना संभव नहीं था। वे लोग कौमी नारा वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे लगाते थे। पाठ के लेखक नेहरू जी ने उनसे बार बार पूछा, यह सब वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे किस लिए लगा रहे हैं? उसका मतलब क्या है? वह माता कौन है जिसको आपने प्रणाम किया है और जिसके जय के नारे लगाए हैं? कोई उत्तर नहीं दे सका। आखिर हिम्मत करके एक किसान ने कहा कि माता का मतलब धरती है, जो उसकी सच्ची माँ है, भला करने और भला चाहने वाली है। नेहरू जी ने पूछा, कौन सी धरती? आखिर सभी ने कहा कि आप ही उसका मतलब समझाइए। तब नेहरू जी ने बताया कि भारत क्या है, किस तरह वह उत्तर में कश्मीर और हिमालय से लेकर दक्षिण में लंका तक फैला हुआ है। उसमें पंजाब, बंगाल, बम्बई, मद्रास सब शामिल हैं। इस महाद्वीप में उनके जैसे करोड़ों किसान हैं, जिनकी उनके जैसी ही समस्याएं हैं। उन्हीं की सी मुश्किलें और बोझ वैसी हो कुचलने के लिए वाली गरीबी और आफतें। यही महादेश हिंदुस्तान उन सब के लिए भारत माता है, जो उनमें रहते हैं और जो उसके बच्चे हैं। भारत माता कोई सुंदर, बेबस, असहाय नारी नहीं है, जिसकी धरती तक लटकने वाले लंबे लंबे बाल हो, जैसा अक्सर कल्पित तस्वीरों में दिखलाया जाता है। भारत माता की जय। यह जय बोलकर हमने किसकी जय बोली?
उस कल्पित स्त्री की नहीं जो कहीं भी नहीं है, तब क्या यह जय हिंदुस्तान को पहाड़ों, नदियों, रेगिस्तानों, पेड़ों, पत्थरों की जय बोली जाती है? आखिर उन्होंने समझाया कि निश्चय ही हम जय उन लोगों की बोलते हैं जो भारत के साथ या भारत से रहते हैं, उन करोड़ों आदमियों की जय जो गांवों और नगरों में बसते हैं। वह आदमी आप ही हैं। जब आप भारत माता की जय बोलते हैं तो खुद अपनी और हिंदुस्तान के सभी अपने भाइयों बहनों की जय बोलते हैं। याद रखिए, भारत माता आप ही हैं और आप अपनी ही जय बोलते हैं। तो इस प्रकार नेहरू जी ने समझाया कि भारत माता की जय का अर्थ क्या होता है। आइए इस गद्य को पढ़ेंगे और समझेंगे। रात हो गई थी। हम तेजी से रोहतक दिल्ली रोड की ओर बढ़े, क्योंकि उस रात की हमें दिल्ली पहुंचना था और पहुंचकर गाड़ी पकड़नी थी। नींद मुझे बुरी तरह घेर रही थी। यकायक, यकायक का अर्थ होता है अचानक, हमें रुकना पड़ा, क्योंकि बीच सड़क पर आदमी और औरतों की भीड़ बैठी थी। कुछ एक के हाथों में मशाल थी। वे आगे बढ़कर हमारे पास आए और जब उन्हें संतोष हो गया कि हम कौन हैं, तब उन्होंने बताया कि दोपहर से वे वहाँ बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं। वे सब रुष्ट पुष्ट जाट थे। उनमें ज़्यादातर लोग छोटे मोटे जमींदार थे। उनसे बिना थोड़ी बहुत बातचीत किए आगे बढ़ना मुमकिन नहीं था। हम बाहर आए और रात के धुंधलेपन में हजारों या इससे भी ज़्यादा जाट मर्दों और औरतों के बीच बैठ गए। तो इस पैराग्राफ को समझे। नेहरू जी कहते हैं कि वे रोहतक दिल्ली रोड से आगे बढ़ रहे थे। कैसे? तेजी से। रात हो चुकी थी। ऐसे में दिल्ली जाकर उन्हें गाड़ी पकड़नी थी। उन्हें नींद जो है वो बहुत ज़्यादा आ रही थी। अचानक उनको रुकना पड़ा। ऐसे में उन्होंने देखा कि बहुत सारे आदमी और औरतों की भीड़ वहाँ पर बैठी हुई है। कुछ एक यानी कुछ लोगों के हाथों में मशालें थी और वे उनकी तरफ आगे बढ़े और जब उन्हें संतोष हो गया कि हम कौन हैं, तब उन्होंने बताया कि वे दोपहर से वहाँ बैठकर उनके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। उनमें रुष्ट पुष्ट जाट थे। जाट एक कास्ट है, कौम है। उनमें ज़्यादातर छोटे मोटे जमींदार थे। उनसे थोड़ी सी बातचीत किए बिना उनका आगे बढ़ना मुमकिन नहीं था, ऐसा नेहरू जी कहते हैं। तो ऐसे समय पे वे बाहर आए गाड़ी से और उनसे बातचीत करने का प्रयत्न किया और मर्दों और औरतों के बीच वे जाकर बैठ गए। आगे उनमें से एक चिल्लाया कौमी नारा और हजारों गलों ने मिलकर जोश के साथ 3 बार चिल्लाकर कहा, वंदे मातरम। और फिर उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए। यह सब वंदे मातरम और भारत माता की जय किस लिए हैं, मैंने पूछा। कोई उत्तर नहीं। पहले उन्होंने मुझे घूर कर देखा और फिर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। दिखाई पड़ता था कि वे मेरे सवाल करने से कुछ परेशान हो उठे। मैंने सवाल दोहराया, बोलिए ना, ये नारे लगाने से आपका क्या मतलब है? फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। उस जगह के अधिकारी कांग्रेस कार्यकर्ता कुछ खिन्न से हो रहे थे। उन्होंने हिम्मत करके सब बातें बतानी चाहिए, लेकिन मैंने उन्हें प्रोत्साहन नहीं दिया। यह माता कौन है जिसको आपने प्रणाम किया है और जिसको जय के नारे लगाए हैं? मैंने फिर सवाल किया। वे फिर चुप और परेशान से हो रहे हैं। ऐसे अजीब सवाल उनसे कभी नहीं किए गए थे। सहज भाव से उन्होंने सब बातों को मान लिया था। जब उनसे नारे लगाने के लिए कहा जाता था, वे नारे लगा देते थे। उन सब बातों के समझने की उन्होंने कभी कोशिश नहीं की। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नारे लगाने के लिए कहा, तब वे उर्ज कैसे कर सकते थे? वे तो खूब जोर से पूरी ताकत लगाकर चिल्ला देते थे। बस नारा अच्छा होना चाहिए, इससे उन्हें खुशी होती थी और शायद इससे उनके प्रतिद्वंदियों में कुछ डर भी होता था। ऐसे में अब इस पैराग्राफ को हम समझेंगे। उनमें से किसी एक ने चिल्लाया कौमी नारा और हजारों लोग जो वहाँ पर बैठे हुए थे, सब ने चिल्लाकर कहा, वंदे मातरम, भारत माता की जय, ऐसे नारे लगाए। ऐसे में
वंदे मातरम और भारत माता की जय किस लिए, ऐसा प्रश्न जवाहरलाल नेहरू जी ने पूछा। कोई भी उत्तर वहां से मिला नहीं। सब लोग उन्हें घूर घूर कर देखने लगे। ऐसे में उन्हें लगा, नेहरू जी को लगा कि सब परेशान हो उठे हैं मेरे ऐसे सवाल से। मैंने फिर से सवाल दोहराया। नेहरू जी कहते हैं, बोलिए, ये नारे लगाने से आपका क्या अर्थ है, क्यों आप ऐसे नारे लगा रहे हैं। ऐसे में उस जगह के एक अधिकारी जो कांग्रेस कार्यकर्ता थे वे खिन्न हो गए थे, दुखी हो रहे थे। उन्होंने हिम्मत करके बातों को बताने का प्रयत्न किया, परंतु नेहरू जी ने उन्हें प्रोत्साहन नहीं दिया। ऐसे में यह माता कौन है जिसको आपने प्रणाम किया है, जिसके जय के नारे लगा रहे हैं। उन्होंने फिर से ऐसा सवाल वहाँ प्रस्तुत किया। सारे लोग वहाँ पर फिर चुप और परेशान से हो गए। सवाल उनसे, ऐसे सवाल कभी किसी ने किए होंगे नहीं, ऐसा नेहरू जी को लगा। सहज भाव से उन्होंने सब स्वीकार कर लिया। ऐसे में नारे लगाने के लिए वे कहते हैं कि उनको कहा जाता था और वे नारे लगा दिया करते थे। उन सब बातों को समझने की उन्होंने कभी भी कोशिश नहीं की थी। निर्दोष लोग थे वो लोग। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उन्हें नारे लगाने के लिए कहते थे हर बार, और वे हर बार ऐसे नारे लगा दिए करते थे। पूरी ताकत और खूब जोश से वे चिल्ला दिए करते थे, और चिल्लाने के बाद उनका नारा सिर्फ अच्छा होना चाहिए, ऐसा ही वे कहा करते थे। ऐसे में जब भी वो चिल्लाते थे तो उन्हें खुशी होती थी। शायद प्रतिद्वंदियों को उनके नारों से कुछ डर लगे, ऐसा उनका आशय होगा, ऐसा वे कह दिया करते थे। आगे अब भी मैंने सवाल करना बंद नहीं किया। बेहद हिम्मत करके एक आदमी ने कहा कि माता का मतलब धरती से है। उस बेचारे किसान का दिमाग धरती की ओर ही गया, जो उसकी सच्ची माँ है, भला करने और भला चाहने वाली है। कौन सी धरती, मैंने फिर पूछा। क्या आपके गांव की धरती, या पंजाब की, या तमाम दुनिया की। इस पेचीदा सवाल से वे और परेशान हुए। तब बहुत से लोगों ने चिल्लाकर कहा कि इस सब का मतलब आप ही समझाइए, कुछ भी नहीं जानते और सारी बातें समझना चाहते हैं। मैंने उन्हें बताया कि भारत क्या है, किस तरह वह उत्तर में कश्मीर और हिमालय से लेकर दक्षिण में लंका तक फैला हुआ है। उसमें पंजाब, बंगाल, बम्बई, मद्रास सब शामिल हैं। इस महाद्वीप में उनके जैसे करोड़ों किसान हैं, जिनकी उनके जैसी ही समस्याएं हैं, उन्हीं की सी मुश्किलें और बोझ, वैसी ही कुचलने वाली गरीबी और आफतें। यही महादेश हिंदुस्तान का सबके लिए भारत माता है, जो उसमें रहते हैं और जो उसके बच्चे हैं। भारत माता कोई सुंदर बेबस असहाय नारी नहीं है, जिसकी धरती तक लटकने वाले लंबे बाल हों, जैसा अक्सर कल्पित तस्वीरों में दिखलाया जाता है। समझे हम। अब भी जवाहरलाल जी ने ऐसे सवाल करने बंद नहीं किए। बेहद हिम्मत करके एक आदमी ने जवाब दिया, माता का मतलब धरती है। शायद वो किसान होगा। किसान के लिए धरती जो है वो उसकी माँ होती है, और सच्ची माँ धरती माँ है, ऐसा उसने कहा। और धरती माँ भला चाहने वाली होती है। कौन सी धरती, ऐसा प्रश्न फिर से जवाहरलाल जी ने कहा। आपके गांव की धरती, पंजाब की, या तमाम दुनिया की, ऐसा प्रश्न उन्होंने किया। ऐसा पेचीदा यानी उलझा हुआ, कठिन, मुश्किल सवाल जो है, ऐसे सवाल से लोग परेशान हो गए। बहुत से लोगों ने चिल्लाकर कहा कि इन सब का मतलब आप ही समझाइए, कुछ भी नहीं जानते, सारी बातें वो समझना चाहते हैं। उन्होंने बताया भारत क्या है, किस तरह वो उत्तर से कश्मीर, हिमालय से लेकर दक्षिण में लंका तक फैला हुआ है। पंजाब, बंगाल, बम्बई, मद्रास सब शामिल है। महाद्वीप में कैसे करोड़ों किसान हैं, इसी तरह से उनकी भी बहुत सारी समस्याएं हैं, उनकी भी मुश्किलें बहुत सारी हैं, ऐसा उन्होंने कहा। वो भी गरीबी में और आफतों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हिंदुस्तान महादेश सबके लिए भारत माता है, जो उसमें रहते हैं और जो उसके बच्चे हैं। भारत माता कोई एक असहाय, बेबस, सुंदर नारी नहीं है, जिसकी धरती तक लटकने वाले लंबे बाल हों। हमेशा ऐसा किसी कल्पित तस्वीरों में दिखलाया जाता है, ऐसा नेहरू जी कहते हैं। आगे, भारत माता की जय, यह जय बोलकर हमने किसकी जय बोली? उस कल्पित स्त्री की नहीं, जो
कहीं भी नहीं है, तब क्या यह जय हिंदुस्तान के पहाड़ों, नदियों, रेगिस्तानों, पेड़ों, पत्थरों की बोली जाती है? नहीं, उन्होंने जवाब दिया, लेकिन कोई ठीक उत्तर वे मुझे न दे सके। निश्चय ही हम जय उन लोगों की बोलते हैं जो भारत में रहते हैं, उन करोड़ों आदमियों की जो उसके गांवों और नगरों में बसते हैं। मैंने उन्हें बताया। इस जवाब से उन्हें हार्दिक प्रसन्नता हुई और उन्होंने अनुभव किया कि जवाब ठीक भी है। ये आदमी कौन है? निश्चय ही आप और आपके भाई। इसलिए जब आप भारत माता की जय बोलते हैं तो खुद अपनी और हिंदुस्तान भर के अपने भाई बहनों की जय बोलते हैं। याद रखिए, भारत माता आप ही हैं और यह आप अपनी ही जय बोलते हैं। ध्यान से उन्होंने सुना। प्रकाश की उज्जवल रेखा उनके भोले भाले चेहरों तक उदित होती दिखाई दी। यह ज्ञान उनके लिए विचित्र था कि वह नारा जिसे वे इतने दिनों से लगा रहे हैं उन्हीं के लिए था। हाँ, रोहतक जिले के गांव के उन्हीं बेचारे जाट किसानों के लिए यह उन्हीं की जय थी। तब आइए एक बार फिर मिलकर पुकारें, भारत माता की जय। नेहरू जी आगे समझाते हुए कहते हैं, भारत माता की जय बोलकर हमने किसकी जय बोली? कल्पित स्त्री की नहीं तो क्या हिंदुस्तान के पहाड़, नदी, रेगिस्तान, पेड़, पत्थर उनकी जय बोलते हैं जब हम भारत माता की जय बोलते हैं तब? ऐसा नेहरू जी कहते हैं। उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने जवाब दिया, तो ठीक से मुझे उत्तर दीजिए। निश्चय ही हम उन लोगों की जय बोलते हैं कि जो भारत में रहते हैं, करोड़ों आदमियों की, औरतों की, गाँवों में, नगरों में जो बसते हैं, उन सब की। मैंने उन्हें बताया, ऐसा नेहरू जी कहते हैं। ऐसे जवाब से उन्हें प्रसन्नता हुई। वो लोग खुश हो गए। उन्होंने अनुभव किया कि यह जवाब भी ठीक है। ये आदमी कौन है? ऐसा निश्चय ही आपके भाई होंगे, ऐसा भी वे प्रश्न करते हैं। इसलिए आप भारत माता की जब जब जय बोलते हैं तब आप अपनी जय बोलते हैं, हिंदुस्तान भर के भाई बहनों की जय बोलते हैं। ऐसा याद रखिए, ऐसा नेहरू जी ने कहा। तो भारत माता कौन? आप ही हैं, ऐसा उन्होंने समझाया। तो आप अपनी ही जय बोलते हैं। ध्यान से सब लोगों ने सुना। प्रकाश की उज्जवल रेखा, वो खुश हो गए थे, इसलिए उनके भोले भाले चेहरों पर उदित होती हुई दिखाई दी। ऐसे में यह नारा विचित्र लगा जिसे वे इतने दिनों से बोल रहे थे। जिस नारे को वो लगा रहे थे इतने दिनों से, वो उन्हीं के लिए था। रोहतक जिले के गांव के उन बेचारे जाट किसानों के लिए ही यह नारा था। उन्हीं की जय थी। यह उन्हें समझ में आ चुका था। तब आइए, नेहरू जी कहते हैं, हम फिर से पुकारें, भारत माता की जय। तो स्टूडेंट्स, हमने आज भारत माता की जय गद्य को पढ़ा और समझा। गृह कार्य, सविस्तर उत्तर लिखिए। भारत माता की जय का नारा हमें किसकी सेवा करने की प्रेरणा देता है? भारत माता कोई सुंदर बेबस नारी नहीं है। इस वाक्य को स्पष्ट कीजिए या इस वाक्य को समझाइए। आशा रखती हूँ कि आपको भारत माता की जय गद्य समझ में आया होगा। तो आगे से हम जब भी वंदे मातरम या भारत माता की जय बोलते हैं तो हमेशा हमें याद रखना है कि हम स्वयं की जय बोलते हैं। तो हम भी आज इस गद्य की समाप्ति भारत माता की जय ऐसे नाद के साथ करते हैं। नए गद्य और पद्य के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।